मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे, उनका निधन 10 अक्टूबर सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे करीब में हो गया। आज वे हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्रांति तो सभी करते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसी क्रांति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस प्रकार से उन्होंने घर परिवार त्याग दिया, उस प्रकार से घर परिवार को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कबीरा ने भी इस विषय में कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में ले लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय प्रताप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट विजय प्रताप यादव में। आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे क्रांतिकारी नायक के विषय में बात करेंगे जिन्हें हम लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उनके कार्यों को हम कायदे से नहीं जान पाते हैं। उनको सिर्फ एक खांचे में ढाल दिया गया है। हमें बताया जाता है कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था, जेपी सैंडर्स की हत्या की थी। इन्हीं दो खांचों में उनको बंद कर दिया गया कि वे आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक दीवाने थे, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग महान क्रांतिकारी भगत सिंह के विषय में बात कर रहे हैं। जब कभी भी भगत सिंह के ऊपर चर्चा होती है, उन्हें इस देश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो सिर्फ यही बताया जाता है कि भगत सिंह ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और उन्होंने क्या किया था, विद्यार्थियों को लेकर के उनकी क्या सोच थी, विद्यार्थी राजनीति के ऊपर क्या उनकी सोच थी, इस देश में समाजवाद के विषय में उनकी क्या सोच थी, उनकी धर्म को लेकर के क्या सोच थी, इसके विषय में ज़्यादा परिचर्चा नहीं होती है। शायद लोग डरते हैं उनकी इस बातों से कि शायद कोई क्रांति आ सकती है। हाँ, उनकी बातों में उन्होंने जो लिखा, उनकी लेखनी में इतना ताकत तो जरूर है कि यदि उनकी लेखनी को कायदे से प्रस्तुत कर दिया जाए तो इस देश में क्रांति तो जरूर हो सकती है। समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो अगर यदि कायदे से लागू हो गया, समाजवाद की परिकल्पना यदि कायदे से लागू हो जाती है तो इस देश में एक क्रांति आ सकती है। जो आर्थिक विषमता इस समय हमारे देश में फैली हुई है वह खत्म हो सकती है। यदि भगत सिंह का जो समाजवाद है उसको कायदे से हम पढ़ें, उसको जानें, तो इस आर्थिक विषमता को दूर किया जा सकता है। समाजवाद का अर्थ है कि इस देश का जो भी संसाधन है उस पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, न कि किसी एक विशेष वर्ग का या कुछ व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, जो वर्तमान समय में हो रहा है कि यहाँ 4-6 व्यक्तियों के द्वारा ही इस देश की 80-85% संसाधनों पर अधिकार कर लिया गया है और बाकी जनता त्राहिमाम कर रही है। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और किसी के पास बड़े बड़े महल अटारियाँ बनी हुई हैं। यही है समाजवाद की परिकल्पना कि समाजवाद यही चाहता है कि सभी लोग इस देश में समान रहें, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए सुनिश्चित हो। समाजवाद का यही परिकल्पना है। इसी परिकल्पना पर भगत सिंह कार्य करते थे। वे सिर्फ देश को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, वे ये भी चाहते थे कि देश की आज़ादी के बाद देश की स्थिति कैसे रहेगी। वे अपनी माँ को एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में उन्होंने कहा था कि माँ, मैं जानता हूँ एक न एक दिन हमारा देश जरूर आज़ाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे गोरे लोगों के जाने के बाद यहाँ पर जो काले या भूरे लोगों का शासन आएगा, वे इस देश के शोषितों, वंचितों, पिछड़े लोगों के साथ कैसा सलूक करेंगे। इन बातों को सोच करके मुझे डर लगता है, क्योंकि पहले की जो पृष्ठभूमि रही है हमारे यहाँ की सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को वे देख चुके थे, किस तरह से धर्म यहाँ पर हावी है, इन सभी चीज़ों को देख चुके थे। इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने अपनी माँ को यह पत्र भी लिखा था। वे विद्यार्थी राजनीति पर भी काफ़ी बात करते थे कि छात्रों को भी राजनीति में आना चाहिए। यदि छात्र, पढ़े लिखे छात्र राजनीति में नहीं आएंगे तो अनपढ़ लोगों के द्वारा शिकार होंगे। जो अनपढ़ लोग हैं वही नेता बनेंगे और उसके बाद हम लोगों की शिक्षा का, हम लोगों की तमाम सुविधाओं का वही निर्धारण करेंगे, और किस तरह से निर्धारण कर पाएंगे उसका कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यदि अनपढ़ लोग राजनीति में आएंगे तो किस तरह की शिक्षा हमें प्रदान करेंगे, किस तरह का हमें अधिकार प्रदान करेंगे, कौन सी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उनका यही डर था कि यदि विद्यार्थी राजनीति के क्षेत्र में नहीं आएगा तो इस देश में क्रांति नहीं हो सकती। यही ढूलमूल रवैया अपनाया जाता रहेगा। इसीलिए वे छात्र राजनीति को लेकर के बड़े तत्पर रहते थे कि छात्रों को भी राजनीति में आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग उनके जीवन संघर्षों पर, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर, उनकी लेखनियों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कई लेखनियाँ लिखी हैं जिन पर एक वीडियो में चर्चा कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, तो कई वीडियो उनके ऊपर बनेंगे। उनकी कई लेखनियाँ हैं, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्यार्थी और राजनीति, तमाम और भी लेखनियाँ हैं उनकी, जिस पर कई वीडियो बना करके चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में उनके संपूर्ण जीवन पर चर्चा होगी और अगले के सेशन में जो है अलग अलग भागों में उन पर चर्चा होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में
रक्षा मंत्री भी रहे। उनका निधन 10 अक्टूबर सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे करीब में हो गया। वे भी समाजवाद के एक पक्षधर व्यक्ति थे। भगत सिंह की सोच वे भी रखते थे कि इस देश में समाजवाद की भूमिका लागू होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में शोषितों, वंचितों सभी के लिए संघर्ष किया। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आइए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। इनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। आज जो पंजाब प्रांत दो भागों में बटा हुआ है, आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में है। तब उस समय का पाकिस्तान एक हुआ करता था। उसी पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ, उसी हरियाली वाले प्रदेश में जहाँ 5 नदियों की भूमि है, जिसे पंचजन्य कहा जाता है, उसी समग्र विकास वाली भूमि में इनका जन्म हुआ। वहाँ की माटी में ये पले बढ़े। ये जिस पृष्ठभूमि से आते थे, इनका परिवार पूरा क्रांतिकारी परिवार था। इनके चाचा जी, इनके दादाजी, इनके पिताजी खुद सभी क्रांतिकारी थे। इनके पिताजी किशन सिंह जी लाला लाजपत राय के साथ काफी क्रांतियों में सम्मिलित रहे, कई बार जेल भी गए। इनके चाचा अजीत सिंह भी इस देश की क्रांति के लिए बहुत तत्पर रहते थे, कई बार वे भी जेल गए। इनके चाचा अजीत सिंह ने एक किताब लिखी थी अहले वतन नाम से, जिसे भगत सिंह खूब पढ़ा करते थे। उसी किताब से ये काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे। ये अपने चाचा जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। ये धीरे धीरे बड़े होना शुरू हुए। आसपास की चीज़ों को काफ़ी कायदे से देखते थे कि जो घटनाएं घटती थी उनको देखते थे। परिवार में जो क्रांतियाँ होती थी, परिवार के लोग जो जेल भी जाते थे उसको कायदे से ध्यान से देखते थे। उसके बाद उस पर चर्चा भी होती थी। उनके दादाजी उन्हें खूब समझाते भी थे, देश की आज़ादी के लिए इन्हें प्रेरित भी करते थे। इनका जब रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हो रहा था तो इनके दादाजी ने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हें रक्षा बांध रहा हूँ, इस देश को समर्पित कर रहा हूँ, तुम हमेशा अपने देश की सेवा करना। जब इनकी शादी की बात आती है तो वे अपना घर छोड़ करके चले आ जाते हैं और अपनी माँ को एक पत्र लिख कर देते हैं और कहते हैं कि पिताजी से कह देना माँ, मैं इस देश की आज़ादी से प्रेम करता हूँ और किसी और व्यक्ति से प्रेम नहीं करता हूँ। दादाजी ने मुझे रक्षा बांधते समय कहा था कि मैं तुम्हें देश को समर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने वादा किया था, मैं उस वादे को पूरा करने के लिए मैं किसी और बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये जब 2.5-3 साल के थे, इनके पिताजी और उनके पिताजी के मित्र उस समय गांव में आए हुए थे। इनके गांव में खेती का कार्य हो रहा था। इनके खेत भी जोते जा रहे थे, कुछ बुआई का काम चल रहा था। ये भी खेतों में कुछ बुआई कर रहे थे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया उससे सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं अपने खेतों में बंदूक बो रहा हूँ। सब लोग बड़े अवाक रह गए कि क्या कह रहा है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगत सिंह जिस क्रांति पे थे, उन्होंने कहा था कि इस देश को अहिंसा से ही नहीं आज़ाद कराया जा सकता, बल्कि हथियारों की आवश्यकता भी पड़ेगी। उनके बाल मन पर क्या था, क्या छवि बनी हुई थी, आप इसी बात से सोच सकते हैं कि 2.5-3 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मैं अपने खेतों में बंदूक बो रहा हूँ। उनकी प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई। उसके बाद DAV कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई किया। उन्होंने खालसा विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनका परिवार थोड़ा आर्य समाजी था और धर्म बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला नहीं था, कि धर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता था। वहाँ से वे काफ़ी इंस्पायर्ड भी थे। इनके जीवन पर सबसे गहरा असर डालने वाला वाक़या था जलियांवाला नरसंहार। जब जलियांवाला नरसंहार हुआ, इनको पता चला, वे अपने विद्यालय से 12 मील पैदल चल करके आए और वहाँ की मिट्टी को अपने जेब में रखकर कई दिनों तक घूमते रहे और वे कहते रहे कि मैं इस हत्याकांड का बदला जरूर लूँगा। यह उनके देश प्रेम का एक प्रतीक था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वे जो है क्रांति की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं कि मुझे इस देश को आज़ाद कराना है। इसके बाद आगे चल करके वे नौजवान भारत सभा का गठन भी करते हैं और बाद में चल करके वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आता है जब साइमन कमीशन भारत आता है। लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। साइमन गो बैक के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि साइमन वापस जाओ, साइमन तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारे देश में कोई काम नहीं है। और नारे लगाते हैं कि हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान हमारा, मुड़ जाओ साइमन जहां देश तुम्हारा। इस तरह के तमाम नारे लगना शुरू हो जाते हैं। और उस पंक्ति में भगत सिंह भी खड़े थे। वे भी इन नारों को दोहरा रहे थे। वे भी चिल्ला रहे थे कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा हमारे देश में कोई काम नहीं है। और वहां पर एक और क्रांतिकारी लाला लाजपत राय भी थे। वे भी इसका विरोध कर रहे थे। भीड़ उग्र हो जाती है, वहां से हटने के लिए तैयार नहीं होती है। साइमन गो बैक के लगातार नारे लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो पुलिस अधीक्षक थे, जे स्कॉट उनका नाम था, जे स्कॉट ने इन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद उसने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। लाठीचार्ज होता है
और उसके बाद उसने देखा कि लाला लाजपत राय जो इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं को टारगेट करके उन्हें मारना शुरू कर देता है और काफ़ी उनको चोटें भी आती हैं, लाठियों से प्रहार करता है, वे ज़मीन पर गिर जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। वे उन्हें लगभग मृत समझ करके तब छोड़ता है। इस चीज़ को देख करके भगत सिंह के मन में बड़ा रोष व्याप्त होता है कि इतने बड़े नेता को इस तरह से पुलिस मार रही है, जिसके साथ इतना जनसमूह है, तो आम आदमी को कितना किस तरह से प्रताड़ित करती होगी। हालांकि वे जो है इसको हालांकि लाला लाजपत राय निजी तौर पर भगत सिंह के विरोध करते रहते थे हमेशा। वे भगत सिंह को रूसी एजेंट कहते थे, दलाल कहा करते थे। वे भगत सिंह को भटका हुआ नौजवान बताते थे। जो वे कहते थे कि जो क्रांतिकारी बंदूकों के दम पर इस देश को आज़ाद कराना चाहता है, वह गुमराह नौजवान है, वह बंदूकों के बल पर इस देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। काफ़ी मतभेद थे उन दोनों में, लेकिन तब पर भी भगत सिंह ने जब लाला लाजपत राय को गिरा हुआ पाया, उनके ऊपर गोलियां पड़ी हुई पाई, तो वे दौड़ करके आते हैं, उनको उठाते हैं और तमाम प्रकार की बातें सोचते हैं। उसके बाद से उनके जीवन में एक परिवर्तन सा आ जाता है। यही लाला लाजपत राय की जो ऊपर लाठियां पड़ी, वही लाठियां आगे चल करके उनकी मौत का कारण भी बनी। आखिरकार जब लाला जी के अंत का समय आता है, तो ये भी कह करके जाते हैं कि इस तरह से तुम जो क्रूरता कर रहे हो, ये क्रूरता करोगे तो इस देश का नौजवान जरूर बंदूकें उठाएगा, हथियार जरूर उठाएगा। जिस चीज़ का उन्होंने आजीवन विरोध किया, जब उनके ऊपर लाठियां पड़ी, तब जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हथियार की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस तरह की बात लाला लाजपत राय ने अपने अंतिम दिनों में कहा। इसके बाद उन्होंने इस घटनाक्रम का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियां पड़ी थी उनका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ विचार करना शुरू किया। वे सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। लाहौर में मजांग रोड हाउस पर सभी इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर इत्यादि लोग, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं और चर्चा पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से इस घटनाक्रम का बदला लिया जाए। सभी लोग अपनी अपनी राय बताते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि इस हत्या का बदला हत्या से लिया जाएगा। इसकी आवाज़ यहाँ सिर्फ नहीं गूंजेगी, बल्कि विदेशों में बैठे हुए उनके शहंशाहों तक यह आवाज़ जानी चाहिए। इसलिए वे इसके पक्षधर बन जाते हैं। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। उसके बाद 10 दिसंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की मीटिंग होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HSRA कहा जाता था। उसकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग की अध्यक्षता एक क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी ने किया। सभी लोग इकट्ठा होते हैं। ये फैसला किया जाता है कि अब उस JP स्कॉट को तो मारना ही है, लेकिन अब निर्णय ये करना था कि उसको मारेगा कौन। इसके लिए सभी लोग आगे आना शुरू होते हैं। सबसे पहले दुर्गा देवी ने ही हाथ उठाया कि मैं JP स्कॉट को मारूंगी, लेकिन वहाँ पर जो भी क्रांतिकारी थे ये समझते हैं, उनके परसत्व को चुनौती होती है कि ये हमारे क्रांतिकारी की पत्नी है, यदि ये ऐसा करेंगे तो हम लोग क्यों पीछे रहें। सभी लोग खड़े होते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग मौजूद हैं, हम लोग खुद जो है उसको मारेंगे। इसके बाद बारी बारी से सभी लोग अपना हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। इस क्रम में सुखदेव भी अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे यह काम सौंप दिया जाए, मैं स्कॉट को मारूंगा। लेकिन दुर्गा देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस दल के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके माध्यम से पूरा देश जुड़ा हुआ है, पूरे देश के क्रांतिकारी आपसे जुड़े हुए हैं। HSRA का सारा काम आप ही देखते हैं, आप ही की जिम्मा है, आप ही के जिम्मे सारा काम है। यदि आपको कुछ हो गया तो HSRA में काफ़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए आपको जो है कार्य नहीं सौंपा जाएगा। इसके बाद सभी लोग हाथ उठाते हैं, भगत सिंह भी हाथ उठाते हैं। अंत में जाकर के यह काम भगत सिंह को मिल जाता है। बल्कि और कुछ लोगों में कानाफूसी भी होती है कि भगत सिंह नए हैं, इस काम को किस तरह से कर पाएंगे। सुखदेव जानबूझ करके जो है भगत सिंह को फंसा रहे हैं, वह मारा जाएगा। लेकिन सुखदेव किसी की बात को सुनते नहीं, बल्कि ये टारगेट नहीं कर देते हैं कि भगत सिंह इस काम को करेंगे। सुखदेव ने भगत सिंह की मदद के लिए एक टीम गठित की, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जयगोपाल शामिल थे, और उन सभी के काम को बांट दिया और बताया कि राजगुरु भगत सिंह के पास उनको सुरक्षा देने के लिए खड़े रहेंगे। जयगोपाल का काम था कि JP स्कॉट का पहचान करेंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर अलर्ट होने के लिए खड़े थे कि सारी कार्यवाही को निगरानी करेंगे। कोई घटना घटित होती है तो वे वहाँ पर तुरंत मौजूद हो जाएंगे। और यहीं पर थोड़ी सी गलती हो जाती है। जयगोपाल उसमें उस संस्था में नए कॉमरेड के रूप में शामिल हुए थे। वे JP स्कॉट को पहचानते नहीं थे, लेकिन यह काम उन्हें प्रदान किया गया था। उन्होंने समझा कि यदि मैं बता दूंगा कि मैं JP स्कॉट को नहीं पहचानता हूं, तो मुझे इस काम से हटा दिया जाएगा और यह सुनहरा मौका मैं खो दूंगा। देश की आज़ादी में जो ये सहयोग देना है वह मेरे हाथ से चला जाएगा। यहीं पर थोड़ी सी गलती हुई, इसीलिए जो है ये प्लान फेल हो जाता है। JP स्कॉट की जगह JP सैंडर्स मारा जाता है।
जय गोपाल की थोड़ी सी गलती थी, लेकिन यही जय गोपाल आगे चल करके इस गलती को और बड़ी गलती बना देते हैं जब ये सरकारी गवाह बन गए इस देश के साथ है और इस संस्था के साथ सभी लोगों के साथ ये गद्दारी करके सरकारी गवाह बन जाते हैं। इसके बाद पूरी योजना बन जाती है कि कब उसको मारना है, कैसे सारी चीजों का क्रियान्वयन करना है। 17 दिसंबर का दिन तय होता है जेपी स्कॉट को मारने के लिए। 15 तारीख को सभी साथी, चारों साथी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए और वहां पर सारी लोकेशन का निरीक्षण करते हैं कि किस तरह से कहाँ उसको मारना है, क्या क्या लोकेशन है, सब कुछ 15 तारीख को अभ्यास कर लेते हैं और एक तख्तियों पर लिख करके तैयार कर लेते हैं कि स्कॉट मारा गया। इस तरह की तख्तियां बना लेते हैं। ये हाथों से लिखते हैं भगत सिंह और यहीं से जरा सी गलती हो जाती है, जो हाथों से लिख देते हैं यही आगे चल करके उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी हो जाता है। 17 दिसंबर का दिन आता है, तय समय तय दिन के हिसाब से सभी क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं। जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई थी कि स्कॉट को पहचानना है। संयोग से स्कॉट उस दिन पुलिस स्टेशन नहीं आया, वह उसकी सास जो इंग्लैंड से आ रही थी उसे लेने के लिए स्टेशन चला गया था। जय गोपाल ने जेपी स्कॉट की जगह गलती से जेपी सॉन्डर्स की पहचान कर लिए कि यही जेपी स्कॉट है और उन्होंने राजगुरु को इशारा कर दिया। राजगुरु उस समय एकदम तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने फायरिंग कर दिया। उनके पास जर्मन पिस्तौल थे, उन्होंने तुरंत फायर कर दिया। जैसे ही वे फायर करने वाले थे, क्योंकि भगत सिंह ने पहचान भी लिया कि जो जेपी सॉन्डर्स है जेपी स्कॉट नहीं है, लेकिन उनके बोलने से पहले ही अपना गोली काम कर चुकी थी और जेपी सॉन्डर्स मारा गया था, वह गिर पड़ा था। तुरंत जो है सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। गोलियों की चलने की आवाज सुनते ही बाहर जो शोर शराबा होता है, वहां का जो इंस्पेक्टर था फर्न, वो बाहर निकलता है और घटनाक्रम को देखता है सब और जो है इनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे वह पीछा करना शुरू कर देता है और गोली मारना चाहता है भगत सिंह को, तभी चंद्रशेखर आजाद ने उनको देख लिया और फर्न के पास जो है गोलियां चलाना शुरू कर दिया। फर्न वापस भाग करके अपने अंदर स्टेशन में चला जाता है, लेकिन एक चौकीदार उनका पीछा करता रहता है। भगत सिंह चाहते थे कि वह चौकीदार हमारा पीछा न करे, वे उसको मना भी करते हैं कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन वह मानता नहीं है। वे सभी डीएवी कॉलेज की तरफ दौड़े हुए जा रहे थे, वह लगातार उनका पीछा कर रहा था और राजगुरु उसको मारने ही वाले थे कि चंद्रशेखर चिल्ला करके कहते हैं कि यह हिंदुस्तानी है, इसे न मारिए, लेकिन वह मानता नहीं है, लगातार पीछे ही पड़ा रहता है। तब जाकर के राजगुरु उसको भी मार देते हैं। इस तरह से उस हत्याकांड में एक हिंदुस्तानी की भी मौत हो जाती है और ये सभी भागते हुए डीएवी कॉलेज के गेट बाउंड्री वाल को पार करते हुए अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से पहले ही उन्होंने शौचालय के पास अपनी साइकिलें खड़ी करके रखी हुई थी, साइकिलों को इकट्ठा करते हैं और उन पर सवार होकर के अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं। और उस समय कुछ लोगों ने उनको वहां से निकलते हुए इस सभी घटनाक्रम को घटते हुए भी देखा था, जिसमें उर्दू के कवि फैज साहब भी शामिल थे, उन्होंने भी इस पूरी घटनाक्रम को देखा था। इसके बाद वे सभी वहां से भागने में सफल होते हैं। वे जानते थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति था जिसने उन्हें देखा था, चानन सिंह, जिसे उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद वे सभी भागते हुए शाम के समय दुर्गा देवी के पास जाते हैं। दुर्गा देवी प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकलना है और एक छद्म नाम, भगत सिंह को एक छद्म नाम देती हैं, बलवंत नाम का, और अपना भी एक छद्म नाम बनाते हैं। इस तरह से वे सभी लोग यहाँ से निकल करके सीधे कलकत्ता चले जाते हैं और काफ़ी दिनों तक कलकत्ता में ही रहते हैं। और भगत सिंह वहीं पर बम बनाने का सिद्धांत भी सीखते हैं। दत्त से मुलाकात होती है, दत्त ने ही उन्हें बम बनाना सिखाया था। इस तरह से लगभग 9 साढ़े 9 महीने का समय बीत जाता है वहाँ पर रहते हुए। क्रांतिकारी मूवमेंट को, जो बंगाल में क्रांति लगभग स्थिर हो चुकी थी, उस क्रांतिकारी मूवमेंट को फिर से जिंदा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2 बिलों को पास करने का मन बना लिया था। एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के जो भी मजदूर थे किसी भी प्रकार की कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते थे। और एक दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके अंतर्गत सरकार बिना कोई सबूत दिए किसी भी मजदूर को गिरफ्तार कर सकती थी, जेलों में भर सकती थी। ये उन्हें शक हो जाता था कि ये किसी क्रांतिकारी मूवमेंट में शामिल हैं। इन दोनों बिलों का विरोध करने के लिए भगत सिंह मन बनाते हैं। यह बिल 8 अप्रैल 1929 को पेश होने वाला था। इसके 2 दिन पहले ही 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं, असेंबली हॉल का निरीक्षण करते हैं कि किस तरह से हमको अपना काम करना है। उन्होंने प्लान बनाया था कि यहाँ पर हम लोग बम फोड़ेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, सिर्फ जो बाहरी सरकार है उसको सुनाने के लिए एक धमाका करना है। जब धमाका होगा सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट होगा कि हम भी इस देश के वासी हैं, हमें भी अपना अधिकार है, तुम इस तरह से कोई भी बिल बना करके हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो। उसके बाद 8 अप्रैल का दिन आता है।
पूरा असेंबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। अंग्रेजी प्रतिनिधि भी बैठे हुए थे, भारत के भी कुछ प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उसमें जिन्ना, जयकर और केलकर, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वेश बदल करके अंदर जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना केस भी कटवा लिया था ताकि साधारण वेशभूषा थी, कोई पहचान न पाए। वे सभी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें वहां पर खड़े हुए एक गेट दरबारी ने एक पास भी दे दिया, जिसके कारण वे सभी अंदर जाने में सफल हो जाते हैं। सबकी निगाहों को बचाते हुए वे सभी असेंबली हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां भीड़ खचाखच भरी हुई थी। इसके बाद भगत सिंह ने पहला बम लुढ़का दिया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, बम फट जाता है, सारी औरतें वहां चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी समय बटुकेश्वर दत्त ने भी दूसरा बम फेंक दिया, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, पूरे हाल में अंधेरा छा जाता है। सभी लोग जहां पर जगह पाते वहीं छुप जाते हैं। जब थोड़ा सा अंधेरा कम होना शुरू होता है, लोगों को दिखाई देने लगता है, ये लोग वहां से भागते नहीं है बल्कि वहां पर खड़े रहते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य ये था कि हम अपने विरोध को दर्ज करवाएंगे। चाहते तो ये लोग वहां से भाग सकते थे जब अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन इनका सिर्फ एक टारगेट था कि हमको अपनी बात सरकार तक रखनी है। इसको लेकर के वे लोग वहीं खड़े रहते हैं और जो HSRA का लिखा हुआ पत्र था उसको वहां पर फेंकते हैं ताकि लोग पढ़ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। HSRA ने अपने बनाए हुए नोट में यह लिखा था कि बहरे को सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता पड़ती है, एक आवाज की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वे सभी हमारी आवाज को सुन सके। इसी के तहत हम लोगों ने यह कार्य किया है। इसके बाद पुलिस वाले आते हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। भगत सिंह के पास उस समय वह पिस्तौल मौजूद थी जिससे उन्होंने JP सैंडर्स की हत्या की थी। पुलिस वाले आते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं। उन्हें डर लगता है, इससे पहले ही उन्होंने वह पिस्तौल उन्हें थमा दी थी कि तुम पिस्तौल ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, हमारा सिर्फ एक मुख्य उद्देश्य है, हम अपना विरोध यहाँ पर अपना दिखाने आए थे, किसी की हत्या करना हमारा कोई भी मकसद नहीं था। इस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों लोगों को अलग अलग जेलों में भेजा जाता है। भगत सिंह को मुख्य जेल में भेज दिया जाता है, बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक में भेज दिया जाता है। उनका उद्देश्य ये था कि इन लोगों से अलग अलग कार्यवाहियों में अलग अलग तरीके से पूछताछ किया जाएगा, अदालत में ले जाया जाता है। ये लोग जैसे ही अदालत में पहुंचे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अदालत आदेश देती है कि इनके हाथों को बांध दिया जाए। उसके बाद कार्यवाही चलती है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1888 की धारा 3 और IPC की धारा 307 के तहत इन दोनों लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जैसे ही इनको सजा सुनाई जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से दबाव आने लगता है कि सैंडर्स की हत्याकांड में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है। इसी बीच एक और दुर्घटना होती है। जय गोपाल जो इनके साथ थे, भगत सिंह के साथ थे, जिन्होंने JP सैंडर्स की पहचान की थी, जय गोपाल और हंसराज वोहरा, ये दोनों लोग गद्दार सा हो जाते हैं, अंग्रेजों से जा मिलते हैं और ये सारी कहानी अंग्रेजों से बता देते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने JP सैंडर्स की हत्या की थी और सरकारी गवाह बन जाते हैं। पुलिस इनके खिलाफ गवाह तैयार करना शुरू कर देती है। जो लेटर इन्होंने असेंबली हॉल में फेंका था, उस लेटर को जो लेटर JP सैंडर्स की हत्या के समय फेंका था, इन दोनों की राइटिंग मैच कराई जाती है और पिस्टल भी जो मौजूद थी जिससे उन्होंने JP सैंडर्स को मारा था और असेंबली हॉल में मौजूद थी। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगभग 600 गवाहों को भी तैयार किया जाता है। उसके बाद इन्हें इस मामले में भी घसीट लिया जाता है कि ये लोग JP सैंडर्स की हत्या में और चानन सिंह की हत्या में शामिल थे। इसके लिए अब एक नया मुकदमा चालू होता है। इसी बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ के जो हालात थे जेलों में, वहाँ का जो खान पान था एकदम निम्न स्तर का था और कैदियों के साथ जो शोषण, अन्याय, अत्याचार किया जाता था, इन सभी चीज़ों को लेकर के और इस दोनों भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। उन दोनों की भूख हड़ताल को देख करके अंग्रेजी सरकार ने उन दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया, लेकिन इन दोनों का हड़ताल चालू रहता है। धीरे धीरे यह हड़ताल उग्र रूप लेता चला गया, सभी जेल के कैदी इनसे जुड़ते चले गए। इसी समय सोहन सिंह भाखना जो वहाँ के एक क्रांतिकारी थे, जिनकी सजा भी पूरी हो चुकी थी, बस अपने बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, इन्होंने भी उस भूख हड़ताल में सहयोग कर दिया, जिस कारण उनकी सजा को 3 साल और बढ़ा दिया जाता है। अंग्रेजी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, तमाम प्रकार के लुभाने उनको चीज़ें प्रदान की कि आप लोग जो है अब इस भूख हड़ताल को तोड़ दीजिए, लेकिन ये सभी अपने बात पर एकदम अडिग रहते हैं। जेल की कोठरियों के बाहर अच्छे अच्छे पकवान रखे जाते हैं, दूध के कनिस्तर भर करके रखे जाते हैं, तमाम प्रकार से वे सभी चाहते थे कि इस भूख हड़ताल को तोड़ दिया जाए, लेकिन वे सभी भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में जरा सा भी नहीं थे। बंदी अक्सर आपस में मिला करते थे और देश के आज़ादी के लिए चर्चा पर चर्चा किया करते थे। इस दौरान वे सभी एक ही गीत गाया करते थे
कि कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। यही गीत वे सभी दोहराते रहते थे। उस जेल में एक और क्रांतिकारी कैद थे जतेंद्र नाथ जी, जो शुरुआत में इस भूख हड़ताल के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से क्या अंग्रेजी सरकार मान जाएगी, लेकिन बाद में वे भी इस भूख हड़ताल का समर्थन कर देते हैं और लगातार 63 दिनों तक बिना खाए पिए वह रहते हैं। उनकी स्थिति काफ़ी खराब होती चली जाती है। सरकार उन सभी की बातों को सुन नहीं रही थी। आखिरकार 63 दिनों के बाद उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सारे देश में शोकाकुल फैल जाता है, सभी देशवासी शोकाकुल हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि हमारे परिवार के बीच से कोई चला गया है। सुभाष चंद्र बोस ने एक 600 रुपये की एक सम्मान राशि भेजी थी ताकि उनको सम्मानपूर्वक बाहर निकाला जा सके और उनकी अंत्येष्टि क्रिया की जा सके। भगत सिंह उनके मरने के बाद फूट फूट कर रोए और उन्होंने एक पत्र भी लिखा कि सर्वश्रेष्ठ जा चुके हैं और सब कुछ एकदम से वीरान वीरान सा लग रहा है। इस तरह से सभी क्रांतिकारी हताश और निराश होते हैं। इसी बीच गांधी जी भी बाहर मौजूद थे। उन्होंने इस चीज को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एकदम शांत रहे। उन्होंने जरा सा भी इसमें प्रयास नहीं किया कि इन क्रांतिकारियों के साथ क्या ये अमानवीय कृत्य क्यों हो रहा है। यदि वे चाहते तो बाहर भी इन सभी का सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वे भगत सिंह से जरा सा भी ताल्लुक नहीं रखते थे। वे इन्हें नौजवान भटका हुआ नौजवान कहते थे, इनका जरा भी सहयोग नहीं करते थे। इस तरह से भूख हड़ताल चलते चलते 5 अक्टूबर का समय आ जाता है। 116 दिन हो गए थे भूख हड़ताल के। भगत सिंह ने 116 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल को जारी रखा था। यह अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया था। अभी तक कोई इतने दिनों तक भूख हड़ताल पर लगातार नहीं रह सका था। 116 दिनों तक वे लगातार भूख हड़ताल पर रहे थे। इसी बीच जेपी सैंडर्स हत्याकांड की अदालती कार्यवाही शुरू हो जाती है। यह कार्यवाही चलती रहती है। ये लोग रोज अदालत में जाते और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इस प्रकार के नारे लगाते। धीरे धीरे यह मुकदमा चलता रहा। ये लोग जानते थे कि इस मुकदमे का कोई विशेष मतलब नहीं है, जो करना है अंग्रेजी सरकार पहले से तय कर चुकी है, यह सिर्फ एक दिखावा है। इन्होंने इस कार्यवाही का बाइकाट भी करना चाहा। उन्होंने कहा कि हमारे जाने और न जाने से कोई मतलब भी नहीं है, जो करना है अंग्रेजी सरकार करेगी ही। हम अपने बचाव करें या न करें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, कोरम को पूरा करने के लिए इनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में लाद करके कोर्ट में लाया जाता था। कभी कभी ये लोग नहीं आते थे तो इनको लाठियों से पीटा जाता था। तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। इस तरह से कोर्ट प्रक्रिया चलती रहती है और जा करके अंत में फैसला दिया जाता है कि इन सभी को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इनको फांसी दे दी गई। इसके पीछे क्या कारण था? शायद अंग्रेजी शासन इनसे डर गई थी और अंग्रेजी शासन के डर के साथ साथ कहीं न कहीं गांधी जी भी इनसे डरते थे। गांधी जी को यह डर लगता था कि इनका कद, भगत सिंह का कद मुझसे ऊंचा होता चला जा रहा है। सारे देशवासी चूंकि उसमें उनसे जुड़े हुए थे, उनकी क्रांति का अनुसरण करते थे। गांधी जी का उसमें कद थोड़ा सा छोटा होता चला जा रहा था। उसी समय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को बुलावा आता है, कांग्रेस को बुलावा आता है। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन की मुलाकात होती है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद गांधी जी भगत सिंह को बचा लेंगे। चूंकि उस समय ये वहां पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जा नहीं रहे थे और अंग्रेजी शासन चाहती थी कि गांधी जी किसी भी कीमत पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आए, तो इनके पास सुनहरा मौका था। ये चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने वायसराय से न जाने कौन सी मांग की, किस प्रकार से बातचीत किया या किया ही नहीं। इसलिए उनकी जो है फांसी को टाला नहीं जा सका और जो फांसी एक दिन बाद होनी थी वह फांसी लगभग 11-12 घंटे पहले ही हो गई। इसलिए ये शक पैदा होता है कि क्या कारण थे कि भगत सिंह को 11 घंटे 12 घंटे पहले फांसी दी गई, जबकि फांसी एक दिन बाद देनी थी। किस बात का डर था अंग्रेजी शासन को, या किसी और को किस बात का डर था, या कौन सा षड्यंत्र रचा गया जिस कारण बस थोड़ी देर पहले ही इनको जो है फांसी दे दी गई। जब इनको फांसी दी जाने वाली थी उसी अंतिम समय में, अंतिम दिनों में इनके पूरे परिवार को बुलाया जाता है कि आप अपने पूरे परिवार से मिल लीजिए। इनका पूरा परिवार जेल में आता है, इनकी माँ भी उनके साथ में आती हैं। वे अपनी माँ को देख करके काफ़ी दुखी भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा था कि माँ को मत लाइएगा, माँ को देख करके शायद मेरा भी धैर्य टूट सकता है। माँ लगातार रोए जा रही थी। उनका भाई भी आया हुआ था, उनकी बहनें भी आई हुई थी, उनके पिताजी भी आए हुए थे। सभी एकदम गमजादे थे। उनके दादा अर्जुन सिंह भी थे। सभी से मुलाकात करते हैं
उनकी माँ ने उनसे एक बात कहा था कि बेटा, जब भी फांसी के फंदे पर चढ़ना तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चढ़ना। ये प्रेरणा उनकी माँ ने उनको प्रदान की थी। ऐसी माँ को प्रणाम है जिन्होंने इस तरह की प्रेरणा भगत सिंह को दी। उनका छोटा भाई कुलतार लगातार रोए जा रहा था। भगत सिंह उसको ढांढस बताते हैं कि तुम परेशान न हो, ये जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा, देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया जा रहा है। तुम लोग कायदे से पढ़ो लिखो, देश की सेवा करो। जब सभी लोग चले जाते हैं उसके बाद भगत सिंह अपने भाई के जो आंसू थे उसको देख करके बेचैन हो जाते हैं और एक तार लिख करके भेजते हैं और कहते हैं कि प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारी बातों में आज बहुत दर्द था, मैं तुम्हारे आंसू नहीं झेल सकता। प्रिय, अपनी पढ़ाई को जारी रखो और सेहत का ध्यान रखना, दिल पर काबू रखो। और मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारे आंसुओं का कर्ज उतारने के लिए मुझे 2 लाइनें कहने दो। उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्ज जफा क्या है, हमें ये शक है, देखें सितम की इंतहा क्या है। मेरे हवा में रहेगी ख्याल की खुशबू, ये मुश्क खाक है, फनी रहे ना रहे। इस तरह की बातें वे अपने पत्र में लिखते हैं और आगे भी लिखते हैं कि कोई दिन का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, कोई दिन का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चिरागे शहर हूँ बुझना चाहता हूँ, चिरागे शहर हूँ बुझना चाहता हूँ। इस तरह की बात अपने पत्र में लिखते हैं और उस पत्र को कुलतार को भेज देते हैं ताकि कुलतार को कुछ सांत्वना मिले। जेल में रहने के दौरान वे काफ़ी किताबें पढ़ा करते थे। मैं तो सोचता हूँ कि 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना ज्ञान जो अर्जित कर लिया था उसको अर्जित कर पाना काफ़ी मुश्किल है। 23 ही साल की उम्र में उन्होंने कितने कितने काम कर दिए। इनके लेनिन से लेकर कार्ल मार्क्स, रूसो, सभी तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों की विचारधाराओं को उन्होंने पढ़ा था। किताबों को पढ़ने के लिए उन्होंने अदालत से दरखास्त भी लगाई थी कि मैं किताबों को पढ़ना चाहता हूँ, किताबें आने दी जाए, लेकिन अदालत नहीं मानती है। लेकिन वहाँ के जो एक वार्डन थे चरत सिंह, उनसे उनका काफ़ी स्नेह बढ़ गया था, तो चोरी छुपे हुए उनको किताबें प्रदान किया करते थे और वे लगातार किताबों को पढ़ा करते थे। और अंत समय में जब उनको फांसी पे ले जाया जा रहा था तो वे लेनिन की एक किताब को पढ़ रहे थे। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा और समय दे दिया जाए। एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कुछ अभी पृष्ठ शेष रह गए हैं, उसको पूरा कर लेने दीजिए। इसके बाद वे जो शेष पृष्ठ बचे हुए थे उनको पढ़ते हैं और किताब को रख देते हैं और कहते हैं कि अब मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम मुझे ले जा सकते हो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्रांतिकारी के मन में कितना बड़ा भाव था इस तमाम प्रकार के क्रांतिकारियों को लेकर के, उनका जुड़ाव किताबों से कितना था कि अंत समय में भी वे सिर्फ किताबों से ही जुड़े रहे। कोई भी और किसी प्रकार की ख्वाहिश नहीं थी उनकी। उनकी मुलाकात बाबा रणधीर सिंह से हुई। बाबा रणधीर सिंह काफ़ी आस्तिक स्वभाव के थे। वे भगत सिंह को कहा करते थे कि भगत सिंह, तुम भगवान में कुछ आस्था रखा करो, उनको माना करो, तुम्हारे अंतिम समय आ गए हैं, अंतिम दिन आ गए, उनको याद किया करो, तुम्हारा उद्धार होगा। भगत सिंह कहते थे, भगत सिंह उनकी बातों का खंडन करते थे और उनकी बातों को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि मैं ईश्वर को क्यों मानूं, मैं उस ईश्वर को क्यों मानूं जो इस देश को गुलाम बनाया हुआ है। यदि ईश्वर है तो इस देश को क्यों गुलाम बनाया हुआ है, हमारे लोगों पर इतना शोषण, अत्याचार, अन्याय क्यों हो रहा है, वे इन सभी दुखों को क्यों दूर नहीं कर देता। बाबा रणजीत सिंह कहते थे कि तुम नास्तिक हो गए हो, तुम अपने आप को अलग प्रदर्शित करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुमको ख्याति मिले, इसलिए तुम भगवान का विरोध करते हो। भगत सिंह कहते हैं कि आप चाहे जो सोचना चाहें सोच लें, लेकिन मेरा विचार ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई भी किसी भी प्रकार की ख्याति नहीं प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं उस ईश्वर की सत्ता शक्ति में विश्वास नहीं करता हूं जो सत्ता शक्ति इस देश को गुलाम बनाए हुए है, जो सब कुछ जानते हुए इस देश के शोषित वंचित लोगों का उद्धार नहीं करती। मैं ऐसे ईश्वर को कतई नहीं मानता हूँ। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हो जाता था। वे उन्हें घमंडी भी कहा करते थे। धर्म को लेकर के उनके काफ़ी विचार थे, जिसे उन्होंने अपनी एक लेखनी मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखा है। उस पर एक अलग वीडियो में चर्चा होगी, क्योंकि वह लेखनी काफ़ी लंबी है, उस लेखनी पर बात करना काफ़ी आवश्यक भी है। उस धर्म को लेकर के भगत सिंह के क्या विचार थे, अंबेडकर के क्या विचार थे, ज्योतिबा फुले लोहिया, तमाम लोगों के क्या विचार थे, इसको जानना जरूरी है। आज जो धर्म की आंधी बह रही है, सांप्रदायिकता की आंधी बह रही है, लोग उस धर्म की आंधी में बह रहे हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, बिना सोच समझ के लोग एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। मानवता को सब लोग भूल चुके हैं कि मानवता क्या कहती है। सब लोग धर्म के पीछे, धर्म के आड़ में ही चल रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भगत सिंह की एक प्रमुख लेखनी मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस पर बातचीत की जाए। ऐसे बड़े महान क्रांतिकारी के विचार क्या थे,
उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो में बातचीत होगी। 23 मार्च को शाम 4 बजे ही चरत सिंह आते हैं। उनके आते ही सभी कैदियों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि कुछ न कुछ आज जरूर घटित होने वाला है। तय समय से लगभग 11 घंटे से पहले ही चरत सिंह आते हैं और भगत सिंह को ठीक तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। भगत सिंह को बाहर निकाला जाता है, सुखदेव राजगुरु को बाहर निकाला जाता है, तीनों को बेड़ियों में कस करके बाहर ले जाया जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी सभी कैदियों में कि आज जरूर कुछ न कुछ घटित होने वाला है। सभी लोग चाहते थे कि इस महान क्रांतिकारी के मैं अंतिम दर्शन कर लूँ, ये अंतिम पल है, अब हम लोगों की मुलाकात नहीं होगी। सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी कोई सामान, कोई भी वस्तु हमको मिल जाए यादगार तौर पर, ताकि हम लोग भी कह सकें कि इस महान क्रांतिकारी के साथ हम लोगों ने जीवन बिताया, हम लोगों ने जेल में एक दिन काटे थे। बमुश्किलन उनकी 2-4 चीज़ें किसी को मिले, किसी को उनकी पेन मिली, किसी को उनकी डायरी मिली। छोटी मोटी चीज़ें पा करके लोग इतना आह्लादित थे कि जैसे भारत की आज़ादी को उन्होंने पा लिया हो, इतने खुश थे वे सभी लोग उनकी चीज़ों को पा करके। इसके बाद उन्हें आगे लाया जाता है, उन सभी को नहलाया जाता है और उनका वजन किया जाता है। और जब फांसी के फंदे पर लाया जाता है, चरत सिंह भगत सिंह के कान में कहते हैं कि अंतिम समय आ गया है आपका, आप जो है ईश्वर को याद कर लीजिए, आपकी आत्मा को शांति होगी। उसी समय भगत सिंह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही तो मेरी असली परीक्षा है। मैं सुख के दिनों में नास्तिक था, यदि दुख के दिनों में आस्तिक हो जाता हूँ तो यह मेरी नास्तिकता पर चोट लगेगी। यही तो असली परीक्षा है। लोग सुख में सब कुछ भूल जाते हैं, दुख में ही तो ईश्वर को याद करते हैं। यही तो सिद्ध करना है कि दुख के समय में मैंने ईश्वर को नहीं याद किया था, मैं नास्तिकता की कसौटी पर पूरा खरा उतरा हूँ। मैं ईश्वर को कभी याद नहीं करूंगा, जो होना है वह हो करके रहेगा। इस तरह की बात चरत सिंह से कहते हैं। इसके बाद वे सभी लोग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इंकलाब जिंदाबाद, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस प्रकार के गीतों को गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। तख्ते को ढील दिया जाता है, तीनों शरीर निढाल पड़ जाते हैं। और वहाँ पर जो भी अधिकारी खड़े हुए थे, उन्होंने इसके पहले बहुत सी फांसियां देखी थी, लेकिन इन तीनों क्रांतिकारियों को देख करके दंग रह गए कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी जिसके सामने मौत खड़ी है, फांसी के फंदे पर चढ़ रहा है, गीत गाते हुए और हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम रहा है। वहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी खड़े, वहाँ पर जितने भी अंग्रेज खड़े थे, वे सभी लोग देख करके दंग रह जाते हैं और उनको मन ही मन सम्मान देते हैं, सल्यूट करते हैं कि धन्य है भारत भूमि जहाँ पर ऐसे वीर पैदा हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आती है कि इनका दाह संस्कार किस प्रकार किया जाए। चूंकि 23 तारीख को फांसी होने वाली थी सुबह में, इस समय लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे थे और बाहर देश के सभी लोग मौजूद थे अपने क्रांतिकारी को देखने के लिए कि सुबह फांसी होने वाली है। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपने क्रांतिकारी का साथ देने के लिए सभी लोग बाहर, जेल के बाहर सभी लोग खड़े हुए थे, तो उनको बाहर ले जाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो जेल की पिछली दीवार को तोड़ करके इनके शव को निकाला जाता है और इनके शव को जो है कई टुकड़ों में काट दिया गया था। इनके शव को टुकड़ों में काट करके बोरियों में भर दिया गया ताकि लोग जान न सकें कि क्या जा रहा है, और एक ट्रक में इन तीनों बोरियों को फेंक दिया जाता है। इसके बाद ये सभी अधिकारी उनको लेकर के जाते हैं। अंग्रेजों ने यह विचार बनाया था इनके शव को रावी नदी के तट पर जलाया जाएगा, लेकिन रावी नदी के तट पर काफ़ी जल उथला हुआ था और वहाँ पर लोग भी, गाँव के लोग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह से उनका पहला प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद ये लोग इनको लेकर के फिरोजपुर सतलजपुर घाट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दाह संस्कार की क्रिया शुरू करते हैं। इनके शव को जला दिया जाता है, लेकिन तभी गांव वालों ने धुआं उठता हुआ देख लिया और चिताओं के जलते हुए देख लिया। सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग खड़े होते हैं, सभी भाग जाते हैं। शव अध जले हुए थे, स्थिति में छोड़ करके भाग गए थे, नदी में फेंक दिया गया था। इसके बाद गांव वाले जुटते हैं, शव को देखते हैं और पहचान करते हैं ये तो हमारे तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं। उसके बाद ठीक ढंग से उनके दाह संस्कार की क्रिया की जाती है और उसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश सा व्याप्त हो जाता है अपने तीनों क्रांतिकारियों को लेकर के, क्यों समय से पहले फांसी दी गई और उनके शवों के साथ क्यों इस तरह से अपमान हुआ। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरे देश में रोष व्याप्त हो जाता है। उन्होंने जो है चिंगारी जलाई थी, भारत की आज़ादी की जो चिंगारी जलाई थी लोगों के मन में, आखिरकार वह 17 सालों बाद पूरी ही हो जाती है और भारत 1947 में आज़ाद भी हो जाता है। वे इस देश को आज़ाद होते हुए देख नहीं सके, लेकिन उनके सपने जो थे वे जरूर पूरे हुए। और जब इस देश में क्रांतिकारियों की बात की जाती है, इस देश को आज़ाद कराने में किन किन नायकों का हाथ था ये बात की जाती है, तो कुछ लोगों को ग्लैमराइज्ड करके प्रस्तुत किया जाता है और कुछ के व्यक्तित्व को पीछे छोड़ दिया जाता है।
कुछ के व्यक्ति बारे में तो उनके संपूर्ण जीवन चर्चा पर चर्चा की जाती है, किताबें लिखी जाती हैं मोटी मोटी, लेकिन भगत सिंह जैसे नायकों के ऊपर उतना लेखनी का काम नहीं हुआ, उतना नहीं लिखा गया जितना लिखा जाना चाहिए था। उनकी समाजवादी नीति क्या थे, उनके छात्रों को लेकर के नीति क्या थे, राजनीति को लेकर क्या नीति थी, और धर्म को लेकर के उनका क्या नजरिया था, इन सभी चीज़ों को लिखना चाहिए था। बाकायदे ढंग से सरकार की तरफ से किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए था। इससे देश में एक अलग प्रकार की क्रांति आ सकती है। आज भी यह संभव है। उनकी लेखनी यदि छाप दी जाए तो लोगों के मन में इस देश के लिए एक अलग नजरिया पैदा होगा। इस देश को ठीक ढंग से चलाने में उनकी नीतियां जरूर काम आएंगी। जो काम वो इतनी कम उम्र में करके चले गए, उस काम को करने के लिए लोगों को लिए आशा लग जाता है, लोग कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में ही वे इतना बड़ा नाम कमा के चले गए। धन्य है भगत सिंह और धन्य है यह भारत भूमि जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया। अब अगले सेशन में हम लोग उनके अन्य लेखनियों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को देखते रहिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइए। जो भी तथ्य सही गलत होंगे उनको सही किया जाएगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।